हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भारत के बारे में। तो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत से रिलेटेड रहेगी। यहाँ पे भारत की विशेषताओं के बारे में बात होगी, भारत के अखंडता के बारे में बात होती है और यहाँ पे भारत की लोकप्रियता की बात होती है। तो भारत एक सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश, जहां पे लगभग आज जनसंख्या जो है 142 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, मगर यहां पे अभी भी देखने को मिलती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां पे देखा जाए तो भौगोलिक रूप में देखा जाए तो हमारे देश की जो लोकेशन है वो बहुत शानदार है। देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो पूरा नदर्न इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हमारा सेंट्रल इंडिया और हमारे साथ डेक्कन प्लेट्यू, मतलब कि हमारे पास सदर्न इंडिया भी है। तो भारत को देखा जाए तो 3 भागों में बटा हुआ है। मगर आज जो भारत है, क्या ये पहले भी ऐसे ही हुआ करता था? तो भारत जो है, अगर हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो हमारी सभ्यताएं बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसमें हमारी सबसे पुरानी सभ्यताओं में देखा जाए तो वो आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि लगभग 2500 बीसीई से लेके 1750 बीसीई तक के चलती है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मोस्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन जो है वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी बहुत सारी साइट्स थी। देखा जाए लगभग तो 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई अफगानिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक के इसकी सीमाएं लगी हुआ करती थी। तो इस समय अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह और भी सिविलाइजेशंस काम कर रही थी और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भारत एक लोकप्रिय देश उस समय भी था, आज भी है और आगे भी यहां पे रहेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अखंड भारत की। हम लोग बात करने वाले हैं भारत की विशेषताओं की कि इतनी बड़ी जनसंख्या लेने के बाद भी यहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भूगोल जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो ज्योग्राफी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया यहाँ पे दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी, जो भी सारी चीजें हमें नेचर से मिली हुई है, प्रकृति से मिली हुई है, वो सारा जो गिफ्ट ऑफ नेचर है वो कहलाता है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। जैसे हम लोग यहाँ पे पेरेनियल रिवर की बात करें जो हमेशा साल भर पानी देती रहती है, जिसका नाम है रिवर गंगा। ऐसे ही बहुत सारे रिवर्स इंडिया में है और इंडिया में यहाँ पूरी तरीके से जाल बिछा हुआ है अलग अलग तरीके से रिवर्स का। अगर हम लोग बात करें माउंटेन्स की तो हिमालयाज की पूरी रेंज है जो सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं से हम लोग को यहाँ पे बचाती है। हम बात करें यहाँ थार डेजर्ट की, जहां पे हम लोग को ये समझ में आता है कि मरुस्थल क्या होता है, हॉट डेजर्ट क्या होता है। हम लोग बात करें कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, तो तीनों जगह से ये पानी से घिरी हुई है। यहाँ पे टेम्पल्स की हम लोग बात करें तो असंख्य नंबर में यहाँ पे टेम्पल्स है। मंदिरों की कोई कमी नहीं है, मस्जिदों की कोई कमी नहीं है, गिरजाघरों की कोई कमी नहीं है और गुरुद्वारों की कोई कमी नहीं है। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक जैसा माना जाता है। संविधान सबसे ऊपर, और संविधान में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको कहा जाता है सेक्युलरिज्म, मतलब सभी धर्म हमारे लिए समान होते हैं। सभी हमारे यहाँ तीज त्योहार जो है सभी के द्वारा मनाए जाते हैं। तो यही सारी विशेषताएं जो है ये भारत की हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी की, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देश जो है जब ये बट रहा था, जब पार्टीशन हो रहा था, तब हमारे पास 565 रियासतें हुआ करती थी, मगर ये मिलजुल के एक हो गई और इसका श्रेय जाता है श्री वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे भारत को एक कर दिया और आज हम लोग यहाँ पे एकीकरण या एकीकृत भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में हम लोग आज अगर देखें तो स्टेटस जो है हमारा कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि भाषा के आधार पे सबसे पहला जो स्टेट बनाया गया वो बनाया गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है पोट्टी श्रीरामुलु का। ठीक है भाई, इनके कंट्रीब्यूशन के बाद धीरे धीरे करके लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनना शुरू होते हैं। फिर यहाँ पे एक अमेंडमेंट होता है जिसमें हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1956 में बनाते हैं। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद बैक टू बैक हमारे यहाँ स्टेट बनना शुरू होते हैं और आज हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो हमारे पास आज 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे पास स्टेट्स के अलावा यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज भी है। तो इस तरीके से समझ में आया कि जो भारत है ये बहुत सारी विशेषताएं लेके बैठा हुआ है और क्लास 9th में आने के बाद हमें भारत के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो चलिए आज का सफरनामा शुरू करते हैं दोस्तों। इसी नॉलेज के साथ अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत चीजों की चर्चा करी, तो हम लोगों ने यह भी समझा कि भारत जो कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी लेके चलता था अप टू द इंडिपेंडेंस के समय तक के हमारी जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मगर अब धीरे धीरे करके हम लोग टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली, हम लोग इंडस्ट्रियल फ्रेंडली, इकोनॉमिकली फ्रेंडली, हम हर जगह पे काम कर रहे हैं। हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाने की पूरे कोशिश में हैं। हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। जो लोग मेट्रो ट्रेन का सोचा करते थे वो बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन सब भारत में आ चुकी है। डैम्स के थ्रू यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, सोलार एनेबल्ड यहाँ पे बड़े प्लांट लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यहाँ पे बनाई जा रही है। तो ये सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके आज के आधुनिक भारत तक की कहानी थी। और अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का चैप्टर जो है भाई क्लास 9th का ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज क्या है, मतलब कहां से कहां तक ये फैला हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड में मतलब कि अर्थ में किस जगह पे लोकेटेड है। तो चलिए भाई इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और एक एक बात को यहां पे हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका पास्ट पता होना चाहिए। पास्ट पता होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड रिमार्केबल हिस्ट्री। सबसे बड़ी बात कही गई कि इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा एक रिमार्केबल हिस्ट्री रही है, मतलब पूरी दुनिया जो है भारत को मानती है। और अगर हम लोग यहां पे देखें तो इंडिया जो है फर्स्ट एडी में गोल्डन स्पैरो के नाम से जानती थी, मतलब इकोनॉमिकली वी आर सो मच रिच, मतलब हमारे यहां सबसे ज्यादा जो डिमांड थी वो थी यहां पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। ठीक है, हमारे यहां हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा दोस्तों क्या होता था, यहां से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है भैया, और ये समय था मौर्यन एम्पायर का। ठीक है भाई, और हमारे यहां से मैक्सिमम चीजें उस समय क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। और यूरोपियन नेशन से हमारे पास या तो गोल्ड आता था या तो यहां पे सिल्वर आता था, और गोल्ड और सिल्वर को हम लोग मिला दे तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे बुलियन। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, बुलियन। ठीक है भाई, चलिए, तो इंडिया की जो हिस्ट्री रही वो एक रिमार्केबल हिस्ट्री रही। और अगर हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोगों को सफर जो तय करना है वो करना है एंशिएंट समय से, मतलब लगभग हम लोग बात करने वाले हैं 2500 BCE से, जब हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मोस्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसी के साथ में पहले बात करें हम लोग तो चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन बैक टू बैक काम कर रही थे, मगर सबसे अच्छी सिविलाइजेशन जो है वो हम लोग मानते हैं यहाँ पे किसको भाई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई थी और ये 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती थी यहाँ पे। इट इज अ कंट्री विच हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जिसके पास अबंडेंस में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। भाई कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर नॉर्थ से लेके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साउथ तक के। ठीक है भाई, यहाँ पे बात करते हैं ईस्ट से लेके यहाँ पे बात करते हैं वेस्ट तक के। हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ बात करते हैं साउथ वेस्ट, ये बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे सेंट्रल इंडिया। तो हर स्टेट की एक अपनी स्पेशलिटी रहेगी यहाँ पे। अगर यहाँ हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम में अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे एक अलग टाइप की सॉइल होगी और एक अलग टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। फ्लोरा और फोना दोनों के लिए ये रिच रहेगा। नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें एक्सट्रीम, तो हमारे पास लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जहां पे हमें लेड जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हम लोग बात करें यहाँ पे
राजस्थान की, तो राजस्थान के आसपास हमें मिनरल मिलने वाला है लाइक माइका। हम लोग बात करें यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात में मिलने वाली हमें एरिड सॉइल जिससे बनाया जा सकता है यहाँ पे सॉल्ट। हम लोग बात करें यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गोवा की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका की, वो एरिया जो कैश्यू नट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो एरिया जो कॉफी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है। हम लोग बात करें यहाँ पे केरला की सदर्न स्टेट्स में, तो वो स्पाइसेस स्टेट ऑफ इंडिया है, स्पाइसेस की भरपूर यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पे सारी जगहों की बात कर रहे हैं और हम लोग को समझ में आ रहा है सर कि इंडिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स की, तो हमारे पास यहाँ पे अबंडेंस में अवेलेबल है आज आयरन और अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे पास कोल। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अबंडेंस में है। किसमें है भाई? अबंडेंस में। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारी इंडिया को एक इमेजिनरी लाइन जो है वो डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23½ नदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है भाई। ये भी एक स्पेशलिटी है इंडिया के लोकेशन के कारण। अब यहां देखा जाए तो नॉर्थ एरिया जो है थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे है, मगर साउथ जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड्स है, ठीक है भाई। तो इंडिया को देखा जाए तो कुछ इस तरीके से इंडिया है, यहाँ पे हिमालय हो गया, तो यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ये टिल्टेड होने के कारण यहाँ पे सारी जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये बात हम लोग को याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे मेनली जो रिवर्स है सारी की सारी मैक्सिमम जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये हम लोगों ने बात करी कि इंडिया जो है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का सिस्टम लेके चल रहा है, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, एक लॉन्ग जर्नी रही है। आज जो भारत देख रहे हैं, उस समय भारत और भी रिच हुआ करता था। अभी तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, मगर पहले देखा जाए तो हमारा भारत जो है सबसे बेस्ट कंट्रीज मानी जाती थी वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया के पास सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है आज दोस्तों वो है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज। बट बोलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब ये हम पे इंडिपेंडेंस जब हुई तो हम लोग इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस हो जाती है दोस्तों 15 अगस्त 1947 में, ठीक है भाई। चलिए, इंडिया हैज मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। जैसे ही इंडिया ने यहाँ पे पार्टीशन होने के बाद काम करना शुरू करा तो यहाँ पे ट्रिमेंडस प्रोग्रेस की बात हो गई यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड द टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों पे ही बहुत तेजी से काम हुआ। हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की, तो इस प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे लगभग 85% जो कंट्रीब्यूशन था वो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ करता था दोस्तों यहाँ पे। दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी काम करता था, मगर उस समय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ज्यादा होने के कारण इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ कहानी समझ में आ रही है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट जैसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्टर पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा लैक आ जाता है, और कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर में हमारे पास उस समय पे मॉडर्न मशीनरी नहीं हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स हमें मशीनरी देना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो रही है धीरे धीरे करके। इसी टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो तीसरा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, या तो हम लोग बात करें टर्शरी सेक्टर, ये दोनों ही जो है वो कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1950 और आज हम लोग बात करते हैं अगर 2023 की, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग हो चुका है यहाँ पे। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो लगभग 80% ये प्राइमरी
सेकेंडरी की बात करें तो लगभग लगभग ये 15%, और टर्शरी की बात करें तो लगभग 5% मानते हैं। मगर ये रिवर्स हो चुका है आज। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो ये 10 से 15% बचा है, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो 20 से 25% बचा हुआ है, और जब हम लोग टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो लगभग है 60 to 65% जो है आज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो देखिए टाइम बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, और हम लोग ये सारी चीजों को आज फेस कर रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी के कारण हमारे पास अलग अलग टाइप के जो सीजन्स हुआ करते थे उन सीजन्स में भी हम लोग अब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग चाहे तो खरीफ क्रॉप, या तो हम लोग चाहे तो राबी क्रॉप, या हम लोग चाहे तो यहाँ पे जायद क्रॉप, सारी ही चीजों को दोस्तों यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो खरीफ लगाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे मॉनसून में, ठीक है, राबी लगाया जाएगा यहाँ पे विंटर में, और जायद लगाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे समर में। अप्रॉक्सीमेटली सारे ही क्रॉप जो है लगभग लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 60 to 75 डेज लेते हैं। डिफरेंस रहेगा लगाने का, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग का टाइम जो रहेगा मैं वो लगभग लगभग यहाँ पे 60 to 75 डेज रहेगा। बट सर यहाँ पे देखा जाए कि पूरे साल तो ये खेती नहीं कर पाएंगे, तो जब खाली रहेंगे तब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हम खाली तो नहीं रहने देंगे, और रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्कीम निकाली विच इज नोन एज MG नरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी को मिला के हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि भारत में ये सारी चीजें जो है बैक टू बैक यहाँ पे काम कर रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अगर देखा जाए तो इंडिया की सिविलाइजेशन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दोस्तों यहाँ पे मानी जाती है, एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। और जो हिस्ट्री रही हमारी वो रिमार्केबल रही। अगर हम लोग यहाँ पे एंशिएंट की बात करें, मेडिवल की बात करें, मॉडर्न की बात करें, तो तीनों जगह पे हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2500 से लेके 1750 की बात करें तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमारे यहां आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे वैदिक सिविलाइजेशन की। तो इस वैदिक सिविलाइजेशन में लगभग लगभग हम लोग यहां से 1500 BCE से लेके बात करेंगे यहाँ पे 600 BCE तक के, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 1500 से लेके 1000 BCE और 1000 से लेके यहाँ पे 600 BCE, जिसमें हम लोग अलग अलग वेदों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो वेद आया दोस्तों वो था यहाँ पे ऋग्वैदिक। आगे हम लोग बात करें यहां पे तीनों और वेद आते हैं। ऋग्वेदिक के बाद हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं 600 BCE से, तो 600 BCE से अब यहाँ पे नए नए धर्मों का कहीं ना कहीं शुरुआती काल रहता है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे बुद्धिज्म की, हम लोग बात करें यहाँ पे जैनिज्म की, हम लोग बात करें यहाँ पे सिखिज्म की, तो नए नए धर्मों का आना शुरू हो जाता है भारत में 600 BCE के बाद। और यहाँ पे देखा जाए तो एडवेंट जो है, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंडिया पे अटैक किए गए, एनेक्सेशन करे गए, जिसमें जो बड़े नाम आते हैं उसका हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम समझते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे गजनी, मोहम्मद गजनी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, और यहाँ पे शुरुआत हो जाती है 1206 से लेके 1526 तक के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की।
1206 से 1526 के बाद 1526 से लेकर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1707 की। ये समय रहा मुगल एम्पायर का, और उसके बाद जो है रिमार्केबल हिस्ट्री में जो चेंज लाने वाले थे वो थे दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिशर्स। और लगभग अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ब्रिटिशर जो है 1765 से फुल फ्लैश पावर में आ जाते हैं। 1765 से लेके लगभग 1947 तक के वो कंटिन्यूअसली हमें बना के रखते हैं दोस्तों एक कॉलोनी, और 1947 में फाइनली हम लोग हो जाते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट, और अब हम लोग हो जाते हैं फिर रिपब्लिक। अब हमारे देश में बाहर के किसी भी पर्सन का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हमारे यहाँ बन गया है बेहतरीन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न फॉर्म में है। संविधान तो सबसे बड़ा जो है वो ब्रिटेन का है, बट वो ओरल फॉर्म में है, और रिटर्न फॉर्म में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों यहाँ पे इंडिया का है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है। 1765 इसीलिए कहा मैंने क्योंकि यहां पे अगर हम लोग देखें तो 1764 में एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद यहां पे कोई भी पावरफुल यहां पे किंग नहीं बचा जिसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स को बहुत मेहनत यहां पे करनी पड़ी हो। ठीक है भाई, और 1765 में ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है दीवानी राइट। बट अभी भी हम लोग फाइट करते रहे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हारे नहीं, और हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे जो सिस्टम्स चल रहे थे उन सब को हटा के एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक रिपब्लिक कंट्री हम लोगों ने यहाँ पे बनाई। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो है ही, बट यहाँ पे उसकी एक रिमार्केबल हिस्ट्री रही है। यहाँ पे हम लोग अगर राजाओं की बात करें तो उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन अलग रहा है। महाराणा प्रताप की बात करें या हम लोग वीर शिवाजी की बात करें यहाँ पे, तो ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सर इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन किस तरीके से रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल अगर सिस्टमैटिक वे में बात करें तो ब्रिटिश रूल आता है हमारे यहाँ लगभग 1615 में। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 1615 जो है मतलब बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे 17th सेंचुरी की। सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए, बाहर से हमारे यहां यूरोपियन फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे वो बैक टू बैक आते रहे, और इनका मेन जो कंसर्न था दोस्तों, वो मेन कंसर्न था सिर्फ और सिर्फ यहां पे ट्रेड करना। ठीक है भाई, चलिए ट्रेड करने की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है केरला। केरला में एक जगह है जिसका नाम है कैलिकट। ठीक है भाई, अब यहां पे ट्रेड के लिए सी रूट ढूंढ के आने वाला जो पर्सन है वो आता है यहां पे 1498 में, जिसका नाम है वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा जो है भाई साहब, ये आते हैं यहां पे पोर्चुगल से। अब ये पोर्चुगल से आते हैं और ये सारी चीजें बताते हैं अपने यूरोप में जाके कि इंडिया ऐसा, इंडिया वैसा, ये सारी तारीफ जो है वो यहाँ पे करके आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब 1498 के बाद हमारे यहाँ बैक टू बैक जो है लोगों का आना शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे पोर्चुगीज की, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डच की, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डेन्स की, फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रेंच की, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिशर्स की। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बैक टू बैक यूरोपियन फॉरेन ट्रैवलर्स आते रहे और यहाँ पे ट्रेड हमारे यहाँ कंटिन्यूअसली चलता रहा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फाइनली जब हमारे यहाँ मुगल एम्पायर स्टार्ट हो चुका था, तो मुगल एम्पायर स्टार्ट करने वाला जो पर्सन था वो था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर।
ठीक है भाई, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो यहां पे हराता है बहलोल लोधी को और यहां पे स्टैब्लिश करता है मुगल एम्पायर। लोधी जो है वो फेमस थे भाई अपने गार्डन्स के लिए। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो यहाँ पे पड़ाव रहा वो रहा लोधी एम्पायर का, बहलोल लोधी का हराया गया और ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने यहाँ पे एक नए एम्पायर की शुरुआत करी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में बैक टू बैक यहाँ पे बड़े बड़े राजा आते रहे, जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हुमायूं की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अकबर की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जहांगीर की, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शाहजहां की और आखिरी में बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे औरंगजेब की। ठीक है भाई, चलिए अब इस हुमायूं के समय बीच में एक चेंज आता है कुछ समय के लिए, लगभग 15 सालों के लिए, और ये जो 15 सालों के लिए जो चेंज आता है हुमायूं के समय उसको कहा जाता है सुर डायनेस्टी, जो कि लगभग रहती है 1540 से लेकर 1555 तक के। ये इतनी पावरफुल डायनेस्टी थी कि इनने हुमायूं नाम के एक अच्छे खासे पावरफुल जो किंग थे उसको भी यहाँ पे हटा दिया। ठीक है भाई, अकबर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था वो बहुत पावरफुल था और यहाँ पे एक नए धर्म का स्टार्टिंग करता है जिसका नाम था यहाँ पे दीन ए इलाही, सब धर्मों को एक समान मानने वाला एक ऐसा यहाँ पे राजा। ठीक है भाई, जहांगीर के समय यहाँ पे ब्रिटिशर्स का आना हो गया। क्यों? क्योंकि अकबर की जो डेथ है वो हो जाती है 1605 में। तब तक के किसी भी तरीके से ट्रेड राइट की परमिशन जो है वो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे नहीं दी गई। बट यहाँ पे जैसे ही ट्रेड राइट की परमिशन ब्रिटिशर्स को मिलती है, और वो मिलती है जहांगीर के समय 1615 में, धीरे धीरे करके वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे फोर्ट्स, और धीरे धीरे करके स्टार्टिंग होती है यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस की, जहां से बहुत आसानी से दोस्तों लोग यहां से ट्रेड करते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया होगा। हमारे यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई करे गए, सब्सिडरी अलायंस अप्लाई करे गए, हमारे यहाँ हर तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ब्रेक करने की कोशिश करी गई। तो ये जो ब्रिटिश रूल था ये हम लोगों को कहाँ से आया ये समझ में आ गया है। और हम लोग बात करते हैं आगे, इट अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स यहां से जाते हैं, कब जाते हैं सर वो, तो फाइनली 1947 में जाते हैं। किसके अंडर में जाते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर में जाते हैं। ये लास्ट हमारे वॉइसरॉय थे, इसके बाद हमारे यहां कोई भी बाहर का नहीं रहा। और फाइनली 1950 में हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन जाती है। मतलब अब हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हमेशा इलेक्टेड होगा। और वो कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे अब इलेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होते हैं उसको छोड़ देते हैं हम लोग बात करते हैं कि हमारी कंट्री जो है अब एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है। बाहर के किसी भी पर्सन का किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करना है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे भाई कि ब्रिटिश रूल क्या था, ब्रिटिश रूल ने क्या किया, और उसके जाने के बाद हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ पे किस तरीके से किया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ पे काम आने वाला है दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ पे अब हम लोग जब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की करते हैं तो हमें थोड़ा सा और लॉजिकल सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कोशिश करी कि कैसे भी करके इंडिया को रीएस्टैब्लिश ना होने दिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनकी अलग अलग क्रूएल पॉलिसीज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 आ जाती है भाई, वो आ जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ हम बात करते हैं यहाँ पे
सब्सिडियरी अलायंस की। हम लोग बात करेंगे यहां पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। हम लोग बात करेंगे यहां पे आर्म्स एक्ट की। तो ये सारे के सारे जितने भी एक्ट बनाए गए या जितने भी यहाँ पे सिस्टम बनाए गए, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इंडिया के लोगों पे कंट्रोल करने के लिए बनाए गए। ठीक है भाई, फिर भी हम लोग एक साथ मिलके यहाँ पे एक सोसाइटी बन के यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए फाइनली हमें जो है यहाँ पे क्या मिल पाती है दोस्तों, इंडिपेंडेंस मिल पाती है। ठीक है भाई, चलिए दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे तीनों सेक्टर्स को जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ मिली है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। वो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्टर, वो भी धीरे धीरे करके हमारा फ्लरिश हो गया। हम लोग बात करें यहाँ पे अगर सेकेंडरी सेक्टर की, वो भी फ्लरिश हो जाता है। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के, तो वो भी धीरे धीरे करके फ्लरिश यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के रूल के खत्म होने के बाद इंडिया जो है आज आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करता है। ये सारी चीजें हो पाई दोस्तों यहाँ पे बेहतर से बेहतर प्लान बनाने के कारण। और यहाँ प्लान बनाने के लिए हम लोगों ने यूज किया प्लानिंग कमीशन का। इस प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा, इसीलिए इनको कहा जाता है यहां पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। चलिए भाई, यहां तक के कहानी हम लोगों को जो है वो क्लियर होने लग गई है। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो 5 ईयर प्लान बनाए गए ये 1951 से बनाए गए दोस्तों 2015 तक के। टोटल देखा जाए तो यहां पे बन जाते हैं 12 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, कितने प्लान बन जाते हैं दोस्तों यहाँ पे 12 5 ईयर प्लान। मगर 12 5 ईयर प्लान के दौरान ही मतलब 2012 से लेकर 2017 के बीच में इसको चेंज कर दिया जाता है और बना दिया जाता है यहाँ पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारी जो है आज इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हो रही है। हम लोग हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में बेहतर से बेहतर जो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बात करते हैं। ऑल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने कहा कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हर एक सीजन को आज यूज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को धीरे धीरे करके बूम पे ला रही है और कंटिन्यूअसली ये चीजें इंक्रीज होती चले जा रही है। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं पार्ट है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर का। और इस सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है और ये लगभग 20 to 25% जो है वो आज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का 20 to 25% यहाँ पे हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करें यहाँ पे साइज के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो हैवी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है यहां पे, माइक्रो एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। आखिरी में अगर हम लोग बात करें तो आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई याद ये रखना है हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ लेवल पे इंडस्ट्रीज भी है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना।
तो ये सारी इंडस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और इंडिया को धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली देखा जाए तो हम लोग डेवलपिंग से अब डेवलप्ड होने की कगार पे पहुंचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कंट्रीब्यूशन देखिए तो $3.75 ट्रिलियन। ठीक है भाई, तो कंट्रीब्यूशन 3.75 ट्रिलियन के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है और इंडिया को जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों टेक्नोलॉजी की, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आज जो है वो यूज की जा रही है। अब टेक्नोलॉजी करती क्या है सर? तो टेक्नोलॉजी सेव्स टाइम। टेक्नोलॉजी का मेन काम क्या है? काम करना है ऐसे कि यहां पे मिनिमम इनपुट हो, समय बहुत ही कम लगे और जो आउटपुट है वो क्या हो दोस्तों यहां पे, तो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट पर डिपेंड करता है कि भाई हम लोग यहाँ पे कैसी बेहतर से बेहतर यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, मतलब इकोनॉमी जो है वो हमारी कंटिन्यूसली आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर है और बेहतर बेहतर बनती चली जा रही है। तो चलिए वर्ल्ड में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ दिख रहा है हमें दोस्तों, और इंडिया की लोकेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे पूरे वर्ल्ड मैप की रीडिंग भी यहाँ पे एक साथ करेंगे दोस्तों। चलिए भाई, तो ये समझ में आ रहा है सर कि ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये हो गया हमारा एशिया और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे देखा जाए तो इंडिया जो है वो आता है दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सीधा सीधा मतलब ये हुआ सर कि 23.5, मतलब ये लाइन अगर मैं लेके जाता हूं तो ये इंडिया के 20 से इस तरीके से ये जाती है। ठीक है, ये क्या है सर 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग यहां पे डिवाइड करते हैं पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये 2 इक्वल पार्ट जो है ये हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है दोस्तों हमारे लिए यहाँ पे वेस्ट। ठीक है भाई, चलिए तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0 डिग्री से हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग 180 डिग्री यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से हम लोग देखें तो ये एरिया से हम लोग इक्वेटर से भी बढ़ रहे हैं ऐसे इस तरीके से, और ये जा रहे हैं हम लोग लगभग 180 डिग्री पे, मतलब देखा जाए तो ये बनेगा हमारे लिए 90 डिग्री। कितना बनेगा दोस्तों? ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे लिए नॉर्थ, ये हो जाता है हमारे लिए साउथ, ये हमारे लिए हो जाता है दोस्तों ईस्ट और ये हमारे लिए हो जाता है दोस्तों यहाँ पे वेस्ट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो लोकेशन है वो तो जा रही है दोस्तों इस तरफ मतलब कि वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया की जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहली बात क्या समझ में आ गई सर कि वर्ल्ड में इंडिया की जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए तो ये बात हो गई वर्ल्ड की। ठीक है, बट हम लोग बात करें कि हमारे पास आज कितने कॉन्टिनेंट्स है सर, तो हमारे पास 6 लाइव कॉन्टिनेंट है। ठीक है भाई, अब उसमें हम लोग बात करें कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो सबसे पहले आ जाता है दोस्तों हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, दूसरी हम लोग बात करें वो होगा यहाँ पे साउथ अमेरिका, तीसरी अगर हम लोग बात कर देते हैं दोस्तों तो वो आ जाता है यहाँ पे एशिया, चौथी बात कर देते हैं हम लोग वो आ जाता है हमारे लिए यूरोप, पांचवी हम लोग बात करें तो वो आ जाता है हमारे लिए अफ्रीका,
तो यहां पे हम लोगों ने लिख लिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, और यहां पे नीचे वाला बच गया जिसका नाम है भैया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, बट यहां पे आखिरी में हम लोग एक और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे अंटार्कटिका। तो यहां पे सबसे ज्यादा लाइफ है। ठीक है भाई, ये 6 कॉन्टिनेंट्स में। अब ये 6 कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो ये दोस्तों हमारा हो गया पूरा एशिया। ठीक है भाई, अगर हम लोग एशिया को यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दें तो 20 से डिवाइड करने पे ये समझ में आता है कि ये वाला एरिया जो है दोस्तों वो हो गया हमारे लिए अब नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारे लिए यहाँ पे ईस्ट, ये हो गया यहाँ पे वेस्ट, ये हो गया सेंट्रल। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारे लिए साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारे लिए साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारे लिए यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए, तो ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का जो लोकेशन है वो है नॉर्थ ईस्ट, मगर एशिया के लेवल पे देखा जाए तो इसका जो लोकेशन आ रहा है एशिया में वो आ रहा है दोस्तों साउथ ईस्ट। तो एक डेटा और हमारे सामने आ गया कि वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया का जो लोकेशन है वो तो है नॉर्थ ईस्ट, मगर एशिया के लोकेशन में देखा जाए तो ये जो लोकेशन पड़ रहा है वो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे साउथ ईस्ट। क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को यहाँ पे धीरे धीरे करके इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जो इक्वेटर है शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहाँ पे इक्वेटर जो है वो है दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री पे। ठीक है भाई, अब 0 डिग्री से आप मान लेते हैं चलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 0 डिग्री से 1 डिग्री चले आप, यहां पे कवर होगा आपका 111 किलोमीटर। तो मतलब 1 डिग्री अगर जाना है तो आपको कितना किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों, तो वो करना पड़ेगा यहाँ पे 111 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे 111 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक की कहानी जो है वो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आने लगे। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो लोकेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि इंडिया और पूरा वर्ल्ड जो है वो एक समय पे एक पूरे के पूरे आइलैंड में हुआ करता था जिसका नाम था दोस्तों यहाँ पे पेंजिया आइलैंड, और सी का नाम था दोस्तों यहाँ पे तो ये जो थेथिस सी था यही डिवाइड होता है सी के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे पैसिफिक, ये देखिए ये भी पैसिफिक। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ओशियन आ जाता है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। तो सबसे बड़ा जो ओशियन है दोस्तों वो कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। अगर इस तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, और इस तरफ देखे जाए तो ये भी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ का 0 डिग्री और यहाँ का 0 डिग्री एक ही है ना दोस्तों। इसीलिए ये जो पैसिफिक ओशियन है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। क्या है भैया, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है भाई, चलिए, बट यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेटर के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ होगा ना। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर जो है वो होगा यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ पैसिफिक ओशियन। तो ये हमें जो पैसिफिक ओशियन है उसकी कहानी क्लियर हो गई। ये देखिए साउथ पैसिफिक ओशियन है ना। ठीक है भाई, चलिए, अब हम लोग बात करें यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशियन के बाद हम लोग बात करें तो फिर आ जाता है हमारे पास अटलांटिक ओशियन, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। चलिए भाई, ठीक है, अब ये भी डिवाइडेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। ये देखिए आप, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है भाई, चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करें तो तीसरा जो ओशियन आ जाता है बड़ा हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशियन। और कहा जाता है इसी इंडियन ओशियन के कारण यहाँ पे कंट्री का नाम पड़ गया दोस्तों इंडिया। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो इंडिया के लिए हम लोग देखें तो ये देखिए इंडियन ओशियन कहां तक के फैला हुआ है।
तो एरिया बहुत बड़ा है। तो इस ओशियन के नाम पे ये कंट्री पड़ गई जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशियन। ठीक है भाई, चलिए। और इसके बाद आ जाता है ओशिनिया। ठीक है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ वाला एरिया जो है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ओशिनिया। ठीक है भाई, चलिए। तो हम लोग को ये समझ में आया सर, ओशियंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 4 मेजर ओशियंस है, जिसमें सबसे पहले आता है पैसिफिक, उसके बाद आता है अटलांटिक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इंडियन ओशियन पे, और यहाँ आते हैं हम लोग यहाँ पे ओशिनिया पे। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पे हम लोग को ओशियंस की कहानी भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, इस वर्ल्ड मैप में अगर हम लोग यहाँ पे लाइंस की बात करें तो यहाँ पे लाइंस कैसे हम लोग को दिखेंगी या लाइंस कैसे डिवाइड करती है। तो चलिए, तो हम लोग पूरी बात करें यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है, ये जो एक इमेजिनरी लाइन बीचों बीच गई हुई है, ये है दोस्तों इक्वेटर। ठीक है भाई, इसको कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। इसी के कारण जो वर्ल्ड है पूरा 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ पूरा का पूरा ये पार्ट और साउथ पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट। ठीक है भाई, चलिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो फिर इमेजिनरी लाइन स्टार्ट होती है, और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग यहां पे कहते हैं 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है भाई, चलिए। तो ये कहां पड़ेगा दोस्तों, तो ये पड़ेगा साउथ में। चलिए, अब ऐसी इमेजिनरी लाइन हम लोग नॉर्थ में जब क्रिएट करते हैं तो इसको कहते हैं 23.5 नदन, कौन सा भाई, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसपे हमारा इंडिया लोकेटेड है दोस्तों। और हमारे इंडिया में सांची स्तूप, मतलब सांची से ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये जो इमेजिनरी लाइन है दैट इज नोन एज 66.5 नदन, कहते हैं इसको हम लोग यहां पे आर्कटिक सर्कल। ठीक है भाई, इसी तरीके से यहां पे सदर्न इंडिया में ये जो इमेजिनरी लाइन गई हुई है इसको कहते हैं हम लोग यहां पे 66.5 अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये जो 0 डिग्री बनेगा यहां पे, ये बन जाएगा हमारे लिए नॉर्थ पोल, और ये जो है ये भी बन जाएगा हमारे लिए यहां पे साउथ पोल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, इंडिया को इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया दोस्तों, डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट सन की जो रेज है वो पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ 23.5 नॉर्थ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसीलिए दोस्तों यहां पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी इस एरिया में। 23.5 नदर हेमेस्फीयर से लेके 23.5 सदर्न हेमेस्फीयर के बीच में ही सबसे ज्यादा लाइफ है। अब यहाँ पे अगर एशिया में हम लोग यहाँ ऊपर वाले एरिया में चले जाए तो ये हो जाता है सेंट्रल एशिया। सूरज की रोशनी ना पड़ने के कारण यहाँ पे जनरली टेम्परेचर जो है वो कम रहता है दोस्तों। और आपने सुना होगा यहाँ पे चंगेज खान जो कि मंगोलिया का था, तो वो ठंडे प्रदेश से आते थे दोस्तों, और वो अलग अलग एनिमल्स के फर कोड़ते थे क्योंकि उस तरफ ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे मैप की थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्शन तो समझ चुके हैं, और अब हम लोग यहाँ पे डेप्थ में एक एक कंटेंट को, एक एक टर्म को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे मैप तो देख लिया। यू वुड फाइंड दैट इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड। बिल्कुल सही बात है, बट सबसे पहले तो सर हमें यह बताइए कि लैटिट्यूड होते क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जैसी ही ये लाइन जो बना रहे हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है इन सब को हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड। ठीक है भाई, तो ये 0 डिग्री जो है ये बन गया हमारा इक्वेटर, और यहां पे इसके ऊपर जो है वो यहां पे अब हमारे बन गए दोस्तों यहां पे लैटिट्यूड्स।
तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो सारी की सारी क्या है भाई, लैटिट्यूड है। और इंडिया का लोकेशन मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है, ठीक है भाई। चलिए अब बोलता है इक्वेटर, शी दस एंटायरली लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से देखा जाए तो पूरा इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में, और ये जिस इमेजिनरी लाइन पे उसका नाम है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है भाई। तो एक कंटेंट क्लियर हो गया कि यहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे नदर्न हेमिस्फीयर में कंट्री एस्टैब्लिश है जो बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लेके चलती थी, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे इंडिया, या तो हिंदुस्तान, या तो भारत, या तो अखंड भारत, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग बोलते हैं इट्स मेन लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द लैटिट्यूड ऑफ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है भाई। चलिए तो अब यहाँ पे लैटिट्यूड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री नॉर्थ मिनट से लेके यहाँ पे बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ। ठीक है भाई। चलिए तो यहां से देखा जाए तो ये जो 8 डिग्री से लेके लाइनें चल रही है अप टू 37 डिग्री, ये पूरी लाइनें जो है ये शो करती है दोस्तों इंडिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है दोस्तों, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है, तो ये जो लेटी हुई लाइन है ना दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, लैटिट्यूड, ठीक है भाई। चलिए तो ये लैटिट्यूड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है भाई। चलिए चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है। तो ये जो है, ये जो लाइंस हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे लैटिट्यूड, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 8 डिग्री से 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है भाई। चलिए इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इट फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट। बट हम लोग जैसे ही यहां पे बात करते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, ठीक है भाई। तो चलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को भी यहां पे हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे बोल रहा है सर कि ये जो इनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, ठीक है भाई। चलिए तो ये हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है भाई। चलिए तो अगर हम लोग यहां पे देखें दोनों चीजों को मिलाए तो ये समझ में आ रहा है सर कि अगर ये इस तरीके से बनाया जाए,
ठीक है, तो यहां पे ये जो एरिया है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट तक के ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है भाई, चलिए अगर हम लोग बात करें यहां पे लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड जो है वो इस तरीके की लाइन होगी हमारे लिए। ठीक है भाई, चलिए और अगर हम लोग बात करें यहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो हमारी ऐसी लाइन होगी। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां पे क्लियर हो रहा है हमारा कि सर लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो यहां पे याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भैया जो सेलफोन के नंबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी याद हो जाते हैं। तो चलिए सेलफोन का नंबर ही जो है वो हम लोग यहां पे याद कर लेते हैं। इसको याद करते हैं हम लोग 9725 से। ठीक है, यहां ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9725 376, ये हो गया 376 687 और यहां पे 84। तो याद करने का तरीका ये रहेगा दोस्तों, यहां पे 9725 3766 8784। तो देखेंगे आप यहां पे इसको याद करना बेहद आसान हो गया है। 9725 3766 8784। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग को ये याद है कि यहां पे 9725 जो है 9725 जो है और 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो यहां पे कहां पे है दोस्तों 9725 और यहां पे हम लोग बात करें 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। 9725 जो है ईस्ट से स्टार्ट किया हम लोगों ने। 37 जो 6 है पहला वो नॉर्थ का है और फिर इस 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो कहां का है दोस्तों, वो ईस्ट का है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी हो गई दोस्तों, यहां पे नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हो गई। कैसी लोकेशन हो गई दोस्तों, यहां पे नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हो गई। ठीक है, तो यहां पे ये जो हम लोगों ने बात करी ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अब आपको यहां पे समझने आने चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग यहां से इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लैटिट्यूड, और हम लोग अगर इस तरीके से जाएंगे तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है भाई, चलिए क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो ये इंडिया की लोकेशन हो गई। तो इंडिया की लोकेशन कैसे बताओगे, तो वो बताओगे विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से। ठीक है, मतलब आपको किस तरफ जाना है, तो देखा जाए तो अगर ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये नॉर्थ की तरफ जाना है और ये ईस्ट की तरफ जाना है। तो इंडिया की लोकेशन कैसी बन गई दोस्तों, वो बन गई यहां पे नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन। कैसी बन गई दोस्तों, यहां पे नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन। मतलब अगर यहां पे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा नॉर्थ। और अगर हम लोग यहां पे बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, वो क्या हो गया दोस्तों, यहां पे वो हो गया हमारा ईस्ट। तो इस तरीके से क्या समझ में आता है कि इंडिया की लोकेशन जो है वो दोस्तों है नॉर्थ ईस्ट। और सर ने याद करवाया यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर जिसका नाम है 9725 3766 और 8784। तो इसको याद करना है, इसको बाइफरगेट करना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लोकेशन दोस्तों हम लोगों से यहां पे बननी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर के जैसे ही हम लोगों ने इसको यहां पे याद कर लिया। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग को याद है सबसे पहला 9725 मतलब 97 डिग्री 25 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहां पे यार दोस्तों अपन लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो यार ड्राइंग करके सब समझ लिया, मगर सर आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया ना सर, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर ही दोस्तों हम लोग को याद करना है और कुछ याद करने की जरूरत यहां पे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल टेंशन लेने की यहां पे आवश्यकता नहीं है ना भाई। चलिए तो कॉन्टैक्ट नंबर याद हो गया है दोस्तों, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है सर वो भी हमें
हमें यहाँ पे याद हो गया है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया ऑल्सो लाइज टू द ईस्ट ऑफ द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों ने अर्थ बना ली। यहाँ पे अर्थ बनाने के साथ साथ में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, चलिए तो लॉन्गिट्यूड बनेगा ऐसा, ये बन गया लॉन्गिट्यूड, है ना भाई। चलिए अब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो ये हम लोगों ने यहां से डिवाइड कर दिया लैटिट्यूड। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो ईस्ट है। अब ये 0 डिग्री जो है यहां पे दोस्तों, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से ईस्ट में, मतलब यहां पे अगर हम लोग मान लेते हैं ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 नदर्न हेमेस्फीयर। तो यहां पे ऐसे देखा जाए तो ये तो ईस्ट तरफ हुआ ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये लोकेशन कैसा हो गया दोस्तों, तो इस तरफ से देखा जाए तो ये नॉर्थ हो गया और इस तरफ से देखा जाए तो ईस्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर याद कर रहे थे वो ऐसे कर रहे थे 9725 3766 8784। अब हम लोगों ने कहा कि ये जो है ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है ईस्ट। मतलब कि यहां पे क्लियर सिनारियो हो गया कि हम लोगों को यहां नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और यहां से इस तरफ जाना है, मतलब ये ईस्ट में जाना है और ये हमें नॉर्थ में जाना है। ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई दोस्तों, समझ में आ गया। नंबर मैंने याद करवाया बेटा आप लोगों को 9725 के बाद याद रखना है आपको 3766 8784। ठीक है भाई, चलिए अब ये इसको याद कैसे करेंगे, 9725 एक साथ, 376 एक साथ, और ये जो है यहाँ पे 687 एक साथ और 84 एक साथ। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है दोस्तों यहाँ पे ईस्ट से, तो ये ईस्ट पे खत्म होगा। यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट किया तो ये भी नॉर्थ पे खत्म होगा। ठीक है भाई, 97 डिग्री अगर हम लोगों ने लगाया तो ये होगा मिनट, 37 डिग्री लगाया तो ये होगा मिनट, 87 डिग्री लगाया तो ये होगा मिनट, और 8 डिग्री लगाया तो ये होगा मिनट। यहां तक के कहानी क्लियर, ठीक है ना भाई। चलिए तो इनने कहा कि इंडिया जो है ईस्ट है लॉन्गिट्यूडनल वाइज। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन, अब यहां पे बोल रहा है कि यहां से जा रही है हमारी एक प्राइम मेरिडियन। ठीक है भाई, प्राइम मेरिडियन जा रही है यहां से, जो कि हमें बताएगी कि पूरे इंडिया में टाइम जो है एक जगह से देखा जाता है। वो है यहां पे दोस्तों, क्या वो है यहाँ पे इलाहाबाद की एक जगह जिसका नाम है मिर्जापुर। क्या नाम है भाई, मिर्जापुर। और ये कहां पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, She thus lies in the eastern hemisphere। किस तरफ पड़ रहा है दोस्तों, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ऐसे देखा जाए तो ये हो गया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमें कहा जा रहा है कि सर ये जो इसकी प्राइम मेरिडियन है ना, वो ईस्ट साइड में है लॉन्गिट्यूड के। लॉन्गिट्यूड के किस साइड में दोस्तों, ईस्ट साइड में। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहां तक के क्लियर हो गई है, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब दोस्तों। यहाँ पे चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हुए चलते हैं। अब ये कहता है कि इंडिया को डिवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, चलिए तो अगर मान लेते हैं ये अर्थ है, अर्थ पे ये हो गई हमारी इक्वेटर, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों हमारा इंडिया, ये हो गया नॉर्थ इंडिया, और ये हो गया दोस्तों हमारा साउथ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में यहां पे डिवाइड करता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हमारे पास दोस्तों हमें पता है इंडिया में 28 स्टेट्स है, और यहां पे हमारे पास 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। तो अब पूछा जा रहा है कि कितने स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाती है। ठीक है भाई, चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाती है उसको हम लोग यहां पे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास टोटल मिला के 8 स्टेट्स हैं जिससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेट है दोस्तों वो है गुजरात, ये हो गया जी फॉर गुजरात। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट, आर फॉर राजस्थान। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेट बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे दोस्तों, वो है यहां पे छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों यहां पे नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा हमारा झारखंड। झारखंड के बाद आ जाता है दोस्तों हमारा वेस्ट बंगाल। उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा यहां पे त्रिपुरा, और सबसे आखिरी में आ जाता है दोस्तों यहां पे मिजोरम। ठीक है भाई, चलिए, तो गुजरात से लेके मिजोरम तक के ये पूरी की पूरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहां डिवाइड करती है इंडिया को 2 पार्ट्स में। ठीक है भाई, तो चलिए यहां पे हम लोग देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो GRMCJWTM तक के जाती है। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोगों को क्या याद रखना है भाई, हम लोगों को ये याद रखना है यहां पे कि ये 8 स्टेट्स के पूरे हमें सीक्वेंस में नाम याद करने हैं। ठीक है भाई, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे बोलता है GR का मतलब होता है ग्रेट, MC का मतलब होता है मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट कहां के होंगे भैया, तो यहां पे बोलता है ग्रेट मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है वो वेस्ट बंगाल गए और वहां से उनने ट्रेडमार्क करवाया। क्या करवाया दोस्तों, यहां पे ट्रेडमार्क करवाया। ठीक है, तो ग्रेट मजिस्ट्रेट जो कहां के थे, ग्रेट मजिस्ट्रेट जो है वो थे कलकत्ता के थे, जो कि यहां पे क्या करवा रहे भाई, वेस्ट बंगाल के थे। वो जो चीफ जस्टिस थे वो क्या करवा रहे दोस्तों, यहां पे ट्रेडमार्क करवा रहे। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 हमें स्टेट्स याद करने हैं वो 8 स्टेट्स हम लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, यहां पे ये जो ग्रेट मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है वो वेस्ट बंगाल गए और वहां पे उन्होंने क्या करवाया, ट्रेडमार्क करवाया। क्या करवाया दोस्तों, यहां पे ट्रेडमार्क करवाया। तो यहां पे G का मतलब गुजरात, R का मतलब राजस्थान, M का मतलब मध्य प्रदेश, C का मतलब छत्तीसगढ़, J का मतलब झारखंड, W का मतलब वेस्ट बंगाल, T का मतलब त्रिपुरा और M का मतलब जो है वो हो गया दोस्तों यहां पे मिजोरम। क्या हो गया दोस्तों, यहां पे मिजोरम। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि 8 स्टेट से होते हुए हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जाती है गुजरात से लेके मिजोरम तक के। ठीक है भाई, और हम लोगों को यह भी पता है कि अगर टाइमलाइन का डिफरेंस देखें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो टाइम पीरियड है उसमें डिफरेंस आता है 2 आवर्स का। कितने का आता है दोस्तों, यहां पे 2 आवर्स का। मान लेते हैं कि गुजरात में अगर सूरज निकलता है 3:45 पे, तो ये यहां पे अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा भैया 5:45 पे, तो 2 घंटे का अंतर आएगा। अगर यहां पे 3:45 पे निकल रहा है तो यहां पे दिखेगा ये। ठीक है भाई, तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों यहां पे। और हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है वो 8 स्टेट्स आते हैं और 8 स्टेट्स हम लोगों ने याद करे। हम लोगों ने याद किया ग्रेट जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे वो वेस्ट बंगाल गए और वहां पे उन्होंने क्या करवाया, ट्रेडमार्क करवाया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये बोलता है कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया जो है पार्ट है एशिया का। बिल्कुल सही बात है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द एशिया। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे 3rd लार्जेस्ट और यहां पे बोल दिया यहां पे कि एशिया में इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट है। ये तो हम एक्सेप्ट कर गए, मगर यहां कहा कि वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट है। कितनी है भैया, 7th लार्जेस्ट है। ठीक है भाई, चलिए मतलब कि इंडिया के पहले भी बहुत सारे यहां पे कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया यहां पे है भैया 7th पोजीशन पे। ठीक है, मतलब इसके पहले भी 7 कंट्रीज है। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है हमारे लिए यूएसएसआर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पे रशिया। उसके बाद आती है यहां पे कनाडा। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों यहां पे यूएसए। उसके बाद यहां पे आता है दोस्तों यहां पे चाइना। फिर आता है दोस्तों यहां पे ब्राजील, और उसके बाद आता है दोस्तों यहां पे ऑस्ट्रेलिया।
और उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे इंडिया। तो याद करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों, याद करेंगे दोस्तों हम लोग 1 मिनट के अंदर। इसको बोला जाता है यूसी बाई, ठीक है भाई, यूसी बाई। यू का मतलब हो गया यूएसएसआर, सी का मतलब हो गया कनाडा, फिर यू का मतलब हो गया यूएसए, फिर सी का मतलब हो गया चाइना, बी का मतलब ब्राजील, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया और आई का मतलब जो है दोस्तों वो हो गया यहाँ पे इंडिया। तो यूसी बाई से आपको समझ में आ गया कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और इसके ऊपर जो है 6 लार्जेस्ट कंट्री ऑलरेडी दिख रही है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल दोस्तों क्लियर दिख रहा है और हम लोग को याद भी होता चला जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब कहा जाता है कि इंडिया के 2 मेन आइलैंड है। ठीक है भैया, इंडिया के 2 मेन आइलैंड जो है वो हम लोगों को मेनली कहां दिखेंगे भैया, तो सदर्न इंडिया की नीचे साइड ही दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो इधर आ गया, जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल रहा हूं वेस्ट, इसको ईस्ट और इसको बोल रहा हूं दोस्तों यहाँ पे साउथ। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरफ जो आइलैंड आएगा वो हमारे लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो आइलैंड है इसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, और इधर जो आ जाएगा साउथ ईस्ट तरफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। और ये किसके पास में पड़ेगा दोस्तों, तो ये जो स्टेट है वो कौन सा है सर, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है भाई, यहां तक के कहानी क्लियर हो गई। चलिए तो क्या बोल रहा है, इट्स मेन 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है। पहला जो है वो है अंडमान एंड निकोबार, जो कि कहीं ना कहीं बात कर रहा है बे ऑफ बंगाल की, और लक्षद्वीप बात कर रहा है अरेबियन सी के। तो लक्षद्वीप जो है वो कहां आ गया दोस्तों, तो वो आ गया यहाँ पे अरेबियन सी में। ठीक है, और यहां पे जो आ गया वो आ गया दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे जो पानी गिरने वाला है नदियों से, और यहाँ पे हम लोग को पता है कि हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर आ रही है भैया 2, एक का नाम है दोस्तों नर्मदा और दूसरे का नाम है यहाँ पे ताप्ती। ठीक है, चलिए तो नर्मदा और ताप्ती यहाँ पे आने वाली है, लगभग हम लोग बात करें तो ये 720 किलोमीटर चलेगी और ये लगभग 1200 किलोमीटर चलेगी। ठीक है भाई, और ये यहाँ पे जब गिरेगी तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाएगी वो बनाएगी यहाँ पे एस्चुरी। ठीक है भैया, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, और ये जब गिरेगी तो गिरेगी यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, तो सर यहां पे कहानी ये आ जाती है कि ये जो गल्फ है और ये जो बे है इसमें कोई डिफरेंस होता है क्या। ठीक है, तो भाई यहां पे साइज का डिफरेंस होता है। अगर साइज कम है, मतलब कम जगह पे पानी गिर रहा है तो उसको बोलेंगे गल्फ, और बड़ी जगह पानी गिर रहा है, लार्ज वाटर बॉडीज अगर मिल रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे बे। ठीक है भाई, तो बे ऑफ बंगाल जो है वहां पे सबसे बड़ी रिवर जो आने वाली है वो है गंगा। ठीक है, प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये दोनों मिलके बनाएगी यहां पे डेल्टा, और यहां के डेल्टा का जो नाम है वो है दोस्तों यहां पे सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन नाम किसे पड़ा, तो ये पड़ा वहां की ट्रीज के कारण जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पे सुंदरी ट्रीज। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छे मिलेंगे आपको रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज को हम लोग बहुत डीपली एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब याद करना है दोस्तों कि लक्षद्वीप किधर आएगा और अंडमान और निकोबार कैसे आएगा, तो आपको याद रखना है सिर्फ लैंड। ठीक है, तो लैंड अगर आप बात करोगे तो राइट हैंड साइड में एल से स्टार्ट करना है। एल का मतलब लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इधर हो गया तमिलनाडु और इधर हो गया केरला। इधर गल्फ ऑफ मन्नार में 2 नदियों का जो पानी एस्चुरी फॉर्म में गिरेगा वो होगी कौन सी एरियाज भाई, तो नर्मदा और ताप्ती के एरिया। ठीक है, और इधर जो पानी गिरेगा वो गिरेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र का, और ये बनाएंगे यहाँ पे डेल्टा जो कि कहलाएगा यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरी ट्री के कारण उस जगह का नाम पड़ता
होता है दोस्तों सुंदरबन डेल्टा। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी जो है हम लोगों को यहां पे समझ में आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब बोलता है इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि हम लोगों ने अभी वर्ल्ड मैप देखा था, तो ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 2.4% एरिया है। ठीक है भाई, चलिए और अगर हम लोग बात करें तो यहां पे यंगफोल्ड माउंटेन्स भी है हमारे पास, और यहां पे देखा जाए तो टोटल एरिया जो है तो 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड का कितना है भाई, तो 2.4% एरिया कवर करता है। ठीक है, द यंगफोल्ड माउंटेन हिमालयाज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। तो इंडिया को अगर हम लोग देखें यहां से, ठीक है, तो नॉर्थ में, उसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट का पार्ट और ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ये तीनों एरिया जो है वो यहाँ पे कवर करता है हिमालयन रेंज या हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, जिससे यहाँ पे ऊपर से आने वाली जो हवाएं हैं सेंट्रल एशिया से, इस सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाएं जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती पूरे इंडिया में। ठीक है भाई, तो लगभग हिमालयाज की अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो 8878 मीटर जो है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हुआ करती है। ठीक है भाई, चलिए तो यंगफोल्ड माउंटेन हिमालय जो है वो हमें कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहा है। दूसरा, इसको हम लोग यहां पे यंगफोल्ड माउंटेन्स क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण हम लोग यहां पे ध्यान से समझेंगे। तो अगर इंडिया का लोकेशन हम लोग इस तरीके से इंडिया को साउथ साइड को बनाते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग यहां पे फिर नॉर्थ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये नॉर्थ ईस्ट को लेके हम लोग ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। तो अब ये यहां पे क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया यहां पे अरेबियन सी, यहां पे हो गया दोस्तों इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन के नीचे कुछ भी नहीं, यहां पे क्या हो गया दोस्तों, बे ऑफ बंगाल हो गया। तो कहीं ना कहीं जब वाटर का प्रेशर उस ऊपर की तरफ पड़ेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि यहां नीचे कुछ है नहीं, तो यहां से भी प्रेशर पड़ेगा, यहां से भी प्रेशर पड़ेगा, यहां से भी प्रेशर पड़ेगा, तो इसके कारण ये जो हिमालयाज है उसकी हाइट इधर प्रेशर पड़ने के कारण ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं कहा जाता है यंगफोल्ड माउंटेन्स। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको यंगफोल्ड माउंटेन्स। ठीक है भाई, चलिए तो हाइट धीरे धीरे करके इसकी बढ़ती चली जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। ठीक है ना, और क्यों बढ़ेगी उसका रीजन मैंने बताया कि इंडियन ओशियन का जो कंटिन्यूअसली वाटर का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है उसके कारण कहीं ना कहीं उसमें शिफ्टिंग और उसकी कहीं ना कहीं हाइट बढ़ती चली जा रही है। अब बोलता है कि इंडिया इज ए पेनिनसुलर। ठीक है, अब यहां बोल रहा है कि इंडिया जो है एक पेनिनसुलर है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया पेनिनसुलर इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है। ये हो गया आपका अरेबियन सी, ये हो गया आपका इंडियन ओशियन, और ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल। मगर इसी के साथ में क्या बोलता है कि साउथ डिवाइडिंग द इंडियन ओशियन इनटू द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो सदर्न एरिया है ये इंडियन ओशियन को दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये जो इंडियन ओशियन है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला हो गया आपका अरेबियन सी और दूसरा जो हो गया वो हो गया दोस्तों यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, चलिए इंडिया हैज अ वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और इंडिया की जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर व्हेन वन ट्रेवल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अगर एक बंदा यहाँ पे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाता है तो यहां पे जो टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर का चेंज हो जाता है। कितने आवर का चेंज हो जाता है भैया, 2 घंटे का चेंज हो जाता है यहां पे। ठीक है, आगे बोलता है यहां पे टू मेंटेन वन स्टैंडर्ड टाइम द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब यहां पे इसीलिए बोला गया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाना है तो 82 डिग्री 30 मिनट्स इलाहाबाद, मतलब यहां पे यूपी, इलाहाबाद, मिर्जापुर।
तो इस जगह से हमारी प्राइम मेरिडियन निकली है ताकि पूरे इंडिया में टाइम जोन जो है एक जैसा एक तरीके से यहां पे काम करे। ठीक है भाई, इसके लिए यहां पे उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया लिया गया है भाई, मैंने अभी आपको बताया वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है भैया यहाँ पे मिर्जापुर। क्या नाम है भैया? मिर्जापुर। मिर्जापुर याद रखोगे तो भी काम चलेगा। वेब सीरीज भी चल रही थी अभी मिर्जापुर मिर्जापुर, तो इसको याद रख लीजिएगा तो आपका काम जो है वो बहुत ही आसान यहां पे बन जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिया के टोटल एरिया के। तो इंडिया के पास जो टोटल एरिया है दोस्तों तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि यहां पे टोटल वर्ल्ड का 2.4% वर्ल्ड एरिया का बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास टोटल जो एरिया है वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और जो परसेंटेज है वो है 2.4%। ठीक है भाई, चलिए 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मैंने आप लोग को अभी याद करवाया था यूसी बाई। ठीक है भाई, यूएसएसआर मतलब रशिया, कनाडा, फिर यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आखिरी में 7वें नंबर पे जो है वो हमारी कंट्री का नाम आएगा जो है इंडिया। ठीक है, इट हैज लॉन्ग बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें टोटल लैंड बाउंड्री की तो वो है हमारे लिए 15,200 किलोमीटर। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो ये है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इज 7516.6 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि जो लैंड एरिया है दोस्तों वो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है और जो टोटल कोस्ट लाइन एरिया है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए तो इस तरीके से लोकेशन जो है इंडिया का हम लोगों को क्लियर होते चल रहा है। ठीक है, अब इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी मिला लिया जाए तब जाके ये बनता है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इनका कहने का ये मतलब है ये हो गया हमारा लक्षद्वीप, ये हो गया हमारा अंडमान और ये हो गया हमारा निकोबार। ठीक है, तो हम लोग अंडमान और निकोबार को लेके चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, मतलब ये वाला एरिया भी हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से इसके बाद जो है वो हमारा एरिया 12 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है भाई, तो ये हमारे लैंड एरिया, कोस्टल लाइन एरिया सब मिला के जो है वो कितना किलोमीटर है तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है भाई, तो देखा जाए तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और ये कितना एरिया कवर कर रही है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें हम लोग इंडिया के लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर और अगर कोस्टल लाइन की बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां पे बोला जाता है कि हमारे पास जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जिनका नाम है हिमालयास। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया से आने वाली जो हवाएं हैं इनको रोकने का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, यंग फोल्ड माउंटेन विच इज नोन एज हिमालयास। ठीक है, अब बोलता है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे बोलता है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया नैरोज। अब यहां पे ये बोल रहा है कि एक लिमिट के बाद इंडिया जो है वो नैरो हो जाता है। जाहिर सी बात है, इधर हम लोग इसको नॉर्थ ईस्ट में ले जा रहे हैं तो 22 डिग्री जैसे ही हम लोग आ जाते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पे जब हम लोग नीचे से चल रहे थे, ठीक है, तो अब ये बोल रहा है जैसे ही 22 डिग्री आएगा नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है भाई, उससे नीचे जैसे ही आप जाओगे तो ये एरिया जो है वो कम होने लगेगा, मतलब नैरो होने लगेगा। कहां से भैया, तो 22 डिग्री के नीचे से ही है यहां पे नैरो होने लगेगा। और इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया को हम लोगों ने अभी देखा था ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अब ये बोल रहा है कि 37 डिग्री से लेके 22 डिग्री तक के कोई दिक्कत नहीं है, एरिया जो है वो वास्ट है, मगर जैसे ही 22 डिग्री आएगा, ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है वो नैरो होने लग जाएगा। ठीक बात है, कहानी समझ में आ गई दोस्तों।
तो ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, 22 डिग्री के बाद एरिया जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नैरो हो जाएगा। और 22 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा फिर सर, तो 22 डिग्री के ऊपर तो ब्रॉड रहेगा ना, ये वाला जो एरिया है वो तो ब्रॉड रहेगा दोस्तों। कौन सा वाला, तो वो सर 37 डिग्री 6 मिनट से लेके यहाँ पे 22 डिग्री तक के ये ब्रॉड रहेगा, और उसके बाद जो है ये नैरो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ब्रॉड और नैरो का कॉम्बिनेशन है इंडिया, मगर कहां से सर, तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद से इंडिया नैरो एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों अब नीचे, तो वो आ जाएगा सर यहां पे इंडियन ओशियन। ठीक, कहानी क्लियर, ओके चलिए। इट ऑल्सो डिवाइड्स इट इंटू 2 सीज, और यहां पे हमारे पास 2 सी आ जाते हैं। पहला आ जाता है अरेबियन सी और दूसरा आ जाता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक की कहानी जो है वो हमें क्लियर हो गई है सर, और आपने जो समझाया बिल्कुल समझ में आ गया है कि इंडिया की लोकेशन कैसे काम करती है। द टाइम गैप बिटवीन द अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड द गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 आवर। तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है ना दोस्तों, वो आ रहा है लगभग 2 आवर्स का। ठीक है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोगों को ये तो पता चल गया सर कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया भाई यहां पे पूरा अर्थ का एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये बना लिया दोस्तों हमारा इक्वेटर, ये बना लिया हम लोगों ने अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बना लिया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये बन गया हमारा अंटार्कटिक, और ये बना गया हमारा यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। ठीक है भाई, चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, ये भी 23.5 है, ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 66.5, ये नॉर्थ मतलब आर्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा 66.5, ये हो गया सदर्न मतलब अंटार्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा सदर्न पोल, ये हो गया हमारा यहाँ पे नदर्न पोल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लोकेशन की, तो इंडिया की लोकेशन जो है वो इस जगह पे आ रही है। ठीक बात है, चलिए अब नीचे जो ओशियन है वो कौन सा है दोस्तों, इंडियन ओशियन है। यहां तक के कहानी क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये बंदा बोल रहा है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब अगर कोई साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो यहां पे उसको दिन और रात जो है समझ में आने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी जैसे जैसे पड़ेगी वैसे वैसे यहां पे सूरज की रोशनी के हिसाब से काम होगा। अब यहां पे हम लोग ऊपर देखें तो ये हो गया लद्दाख, और नीचे देखेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा तमिलनाडु। और लैटिट्यूडल एक्सटेंट की बात करें तो ये लैटिट्यूड ऐसे है, तो जैसे जैसे वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा यहां पे ड्यूरेशन ऑफ द डे और नाइट जो है उसको समझ में आने लग जाएंगे कि दिन और रात में अंतर क्या होता है, कहां जल्दी दिन ढल जाता है और कहां जल्दी दिन यहां पे नहीं ढलता। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जाएगा तो उसको यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द डे का समझ में आने लग जाएगा। ठीक है भाई, तो कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कहानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इंडिया की मैप की तरफ। मैप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ज्योग्राफी जो है वो फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों सिस्टम पे यहाँ पे काम करेगी, मगर अभी हम लोगों को सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और मैंने कहा था आपसे कि ग्रेट जो है वो है मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो कि है बंगाल में, और उनने करवाया है यहाँ पे ट्रेडमार्क। क्या करवाया दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडमार्क। ठीक है ना भाई, चलिए तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों को क्लियर हो चुकी है, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जो जगह है वो एक जगह से स्टार्ट करते हैं, कोने से एक जगह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, और फिर याद करेंगे इसको एक ही बार में सारी चीजें। ठीक है भाई, चलिए ओके। देखिए
चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेट आएगा वो आएगा दोस्तों यहाँ पे गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान, तो गुजरात और राजस्थान अगल बगल में हो गए, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़ है ना, फिर झारखंड आएगा, झारखंड के बाद आएगा दोस्तों वेस्ट बंगाल, और आखिरी में आएगा दोस्तों यहाँ पे त्रिपुरा और आएगा यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। अब कहानी ये है कि अब हम लोग को ये देखना है कि ये लाइन के ऊपर स्टेट्स कितने हैं और लाइन के नीचे स्टेट्स कितने हैं। सर ये जो लाइन है वो क्या है, तो ये जो लाइन है सर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे, 23.5 कहां दोस्तों, नदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे बोलता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो गुजरात है सर, वो गुजरात जो है वो तो काफी नीचे आ रहा है, ठीक है, और गुजरात से थोड़ा सा ऊपर जो है वो राजस्थान आ रहा है, मध्य प्रदेश देखिए 20 से जा रहा है, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 13 डिस्ट्रिक्ट से जाती है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे देखें तो मध्य प्रदेश ऐसे जा रहा है, फिर छत्तीसगढ़ जा रहा है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है, मतलब सारे स्टेट से ये जो लाइन है लगभग सेंट्रलाइज्ड होके जा रही है। कैसे जा रही है दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रलाइज होके जा रही है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ तक के क्लियर हो गया सर कि ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये सेंट्रलाइज होते हुए यहाँ पे जाएगी, ठीक है भाई। चलिए मगर यहां पे सर हम लोगों ने जो चीजें याद करी उसको भी तो यहां पे फिर से रीगेन रिचार्ज करना पड़ेगा, बिल्कुल रीगेन रिचार्ज करना पड़ेगा दोस्तों यहां पे हम लोगों को। तो यहां पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अब यहां पे क्या है भाई, तो यहां पे है सर प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जहां से इंडिया का पूरा टाइम जो है हम लोग यहां पे कैलकुलेट करने वाले हैं। दूसरा, कोई इंसान अगर गुजरात का टाइम और अरुणाचल प्रदेश का टाइम कैलकुलेट करे तो इसमें डिफरेंस आएगा दोस्तों यहां पे 2 आवर्स का, ठीक है भाई। चलिए ये कहानी क्लियर। नंबर 3 अगर हम लोग बात करें तो लैंड एरिया जो है वो पूरा 15,200 किलोमीटर है, और अगर हम लोग बात करें यहां पे कोस्टल एरियाज की जिसमें हम लोग 7516.6 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को भी हम लोगों ने यहां पे कंसीडर दोस्तों कर लिया, ठीक है भाई। टोटल एरिया की बात करें तो वो है सर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड के 2.4% एरिया के बराबर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया का जो लोकेशन है वो है दोस्तों यहां पे नॉर्थ ईस्ट, बट अगर हम लोग बात करें यहां पे इंडिया की जो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है तो वो एशिया में है दोस्तों साउथ ईस्ट, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर हम लोग बात करें यहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया की जो लोकेशन है वो है दोस्तों यहां पे नॉर्थ ईस्ट। इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन बन रही है उसको हम लोग अगर बॉक्स के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों यहाँ पे, और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया है। क्या करवाया है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया है। क्या कॉन्टैक्ट नंबर याद करवाया है सर आपने यहाँ पे, तो वो करवाया है सर 972537668784, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे ये जो याद करवाया है इसको हम लोग और लॉजिकली समझे तो ये जो है
वो है 37 डिग्री, 97 डिग्री, 37 डिग्री, 68 डिग्री और ये 8 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए। और इसके बाद जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा दोस्तों यहाँ पे मिनट्स का। ठीक है भाई, अब मिनट्स का कैसे कैलकुलेशन आएगा इसको समझते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स और 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है भाई, चलिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लोकेशन लिखने की। तो लोकेशन लिखेंगे तभी हम लोग को याद होगी दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए। तो लोकेशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये जो एरिया है ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये जो एरिया है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहां पे आ जाता है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और यहां आ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है भाई, तो यहां पे समझ में आता है कि ये जो लोकेशन है दोस्तों ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइंस है ये लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस है। ये जो व्हाइट लाइंस है ये जो है वो लैटिट्यूडनल लाइंस है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए। अब यहां पे समझ में आ गया सर कि 97 डिग्री ये जो है वो ईस्ट रहेगा, 68 डिग्री जो है वो ईस्ट रहेगा, ये जो है नॉर्थ रहेगा और ये नॉर्थ रहेगा। ठीक बात है भाई, चलिए। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए। अब यहां पे हम लोग अगर बात करें तो इस 0 डिग्री से ये ईस्ट की तरफ जाना है और यहां 0 डिग्री से ये नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है भाई, कहानी क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। तो 0 डिग्री से हम लोगों को कहां जाना है भैया? ऊपर की तरफ जाना है और इधर कहां जाना है? ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया को हम लोग यहां पे पूरी तरीके से लोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है ना भाई, चलिए। तो ये इंडिया हमारा पूरा का पूरा, जैसे ये नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पे वेस्ट। ठीक भाई, चलिए। तो ये कॉर्नर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे जो सबसे कॉर्नर में आएगा वो होगा यहाँ पे लद्दाख, जो कि अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। यहां कॉर्नर में आएगा दोस्तों वो है गुजरात। यहां जो कॉर्नर में आएगा वो आएगा दोस्तों तमिलनाडु। यहां जो आएगा वो आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहां से आपके पास हर तरीके से बाउंड्री आना शुरू हो गई है। ठीक है भाई, तो क्लियर कहानी हम लोगों को समझ में आ गई सर। लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्या, प्राइम मेरिडियन क्या। प्राइम मेरिडियन के लिए मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं तो और थोड़ी सी आसानी हो जाएगी दोस्तों। इस तरीके से एक लाइन अगर हम लोग खींच देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने अभी तक के जो चैप्टर पढ़ा और जो एनालाइज किया वो सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है और ये आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि इंडिया जो है यहाँ पे 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या भैया? 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मगर 7th लार्जेस्ट बनने के लिए इसकी जो ऊपर जो 6 कंट्रीज है वो भी तो बताइए। तो उसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, यूसी बाई। ठीक है भाई, यू का मतलब यहां यूएसएसआर से है, सी का मतलब यहां पे कनाडा से है, यू का मतलब यहां यूएसए से है, सी का मतलब यहां पे दोस्तों चाइना से है, ब्री का मतलब यहां पे ब्राजील से है और यहां पे ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया से है, आई का मतलब इंडिया से है। और अगर इंडिया की बात करें तो एशिया में जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। बट यहां पे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और एरिया वाइज हम लोग बात करें तो हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और यहां हम लोग बात करें तो ये 19.2
मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है किसके पास भैया, यूएसएसआर का। मगर यहाँ पे यूएसएसआर के साथ दिक्कत यह है कि वहां पे लोकेशन जो है 66.5 के आसपास होने के कारण बहुत ज्यादा कोल्ड डेजर्ट है, बहुत ज्यादा वहां पे ठंडी रहती है। तो इट इज ऑल अबाउट द टॉपिक नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एग्जाम में आपको यही सब फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने हैं और समझना है दोस्तों, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए यहां तक हमारे फैक्ट एंड फिगर याद हो गए हम लोग को, और हमारा टॉपिक नंबर 1 यहां बहुत तेजी से समाप्त होता है, और समाप्त होने के साथ हमारा नॉलेज जनरेट बहुत सारा हो गया सर यहां पे। तो इस साल लेके आइए टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला बहुत सारे सरप्राइजेस, जैसे कि सेलिएट फीचर्स में बात करें, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी शीट्स, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल। साथ ही हम देने वाले हैं यहां पे आपको डीपीपी सॉल्यूशंस। वो कहां मिलेंगे दोस्तों, तो जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो डीपीपी डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद सॉल्व करना है, और आंसर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत तत्काल में जुड़ जाइए, ताकि आपके पास आंसर सारे यहां पे पहुंचना शुरू हो जाए। दोस्तों, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो पहुंचाइए ये टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को हर एक कोने में, हर एक देश के कोने में, ताकि साक्षरता दर बढ़ जाए, लिटरेसी रेट यहां पे दोस्तों बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना है एक छोटा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। वीडियो शानदार और जानदार लगा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।